हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फिलिया एजुकेशन। सो दोस्तों, जैसे हम स्पेन के इम्पोर्टेंट फैक्ट को डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो आज इस पार्ट को हम आगे बढ़ाएंगे, पार्ट 12 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम स्पेन के कल्चर आर्गुप्ता को डिस्कस कर रहे हैं। आज हम इसमें स्पोर्ट के बारे में जानेंगे, स्पेन के पॉपुलर स्पोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, नेशनल स्पोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, क्या सिग्निफिकेंस है हिस्ट्री में, उनको भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने ये बोला था आप सभी को कि जो ये पार्ट होगा ये लास्ट होगा, हालांकि ऐसा हो नहीं सकता बिकॉज जब भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं फाइनल रखूँगा तो टॉपिक थोड़े से बढ़ जाते हैं। अब जो पेंटिंग्स और जो पेंटर्स हैं फेमस, उनको डिस्कस करना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं स्पेन से। सो मैं स्पोर्ट और आर्ट को मैं मिक्स नहीं करना चाहता था। आई थॉट कि स्पोर्ट को मैं डिस्कस करूँगा, एक चाहे छोटी सी ही वीडियो आएगी, हालांकि छोटी वीडियो नहीं होती मेरी, क्योंकि मुझे पता है कि जिस तरीके से मुझे आपको समझाना है, जिस तरीके से आपको पढ़ाना है, उसमें थोड़ा सा वक्त लगता है अदर, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं 5 मिनट में ख़त्म कर देता हूँ कोई चीज़ें, और मुझे ख़त्म करने की कोई जल्दबाजी नहीं है ना। मैं पढ़ाता हूँ कंफर्टेबली, आराम से, और आपको भी समझ में आए, नहीं तो मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनेगा। दूसरी बात, आप सभी से रिक्वेस्ट है, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बच्चों, जब भी आप वीडियो अपनी स्टडी स्टार्ट करो तो आप फ्री माइंड से करो। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि होता क्या है कि आप जब पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हो, बीच में कोई काम आ जाता है, कुछ याद आ जाता है, आप उसके लिए भाग जाते हो, है ना। तो उसमें क्या होता है कि आप वीडियो को पॉज कर देते हो या देखना भूल जाते हो, आप नहीं देखते हो, आधा अधूरा। अब कुछ मैंने एनालिटिक्स देखा था, बहुत ही कम परसेंटेज हैं जो पूरी वीडियो को वॉच करते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये भी है कि मैं मेक श्योर होना चाहता हूँ कि सभी बच्चे कंप्लीट वीडियो को देखें, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तब नहीं तो ये कन्फ्यूजन हमेशा आपके माइंड में बना रहेगा। थोड़ा सा आप समझोगे, नेक्स्ट वीडियो में पूछोगे सर ये कैसा हुआ, या आप मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप उसका रॉन्ग आंसर दोगे या गूगल की हेल्प से लोगे। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप सभी जब क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें मेरे द्वारा जो पूछे गए हैं, तो उनको पहले आप जो भी आपने स्टडी की है, जो भी मैंने पढ़ाया है, क्योंकि मैं वही पूछता हूँ जो आपको ऑलरेडी पता हो। नहीं पता हो तो मैं बोलता हूँ कि आप रिसर्च करें और अपने नोट्स बनाएं, है ना। ऐसा करने के लिए मैं बोलता हूँ, ताकि आपकी अपनी खुद की नॉलेज बनी रहे, और जब आप सर्च करके पढ़ते हो और लिखते हो तो आपकी मेमोरी अलग ही तरीके से बनती है, एक पिक्चर बन जाता है, एक हिस्ट्री, एक स्टोरी रिकॉर्ड हो जाती है आपके माइंड में, ठीक है। सो दोस्तों, अगर ये भी मैं बोलना चाहूँगा, बैकग्राउंड नॉइज़ में थोड़ी सी हवा है, उसके लिए माफ़ करना, क्योंकि ऑलरेडी मैंने फ़ैन वगैरह ऑन नहीं किया हुआ है। मुझे थोड़ी सी रोशनी भी चाहिए थी। तो आप देख सकते हो कि हो सकता है कि आपको किचन जैसा माहौल लग रहा हो, तो मैं किचन में ही हूँ ऑनेस्टली। तो दोनों साइड गेट लगा हुआ है और थोड़ी सी हवा आती है, तो मैं यहाँ पे इसलिए बैठा हूँ, है ना। सो आप मेरे पे ध्यान दीजिएगा, बैकग्राउंड नॉइज़ को अवॉइड कीजिएगा, और मैं कहाँ बैठा हूँ उसको भी अवॉइड कीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो मैं इम्पोर्टेंट बात बोल रहा था कि आपको पढ़ना है, और जिस तरीके से मैं पढ़ने के लिए बोलता हूँ, इन्फोर्स करता हूँ, रिकमेंडेशन देता हूँ, वो ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है। ऑलवेज आप लिखने की भी प्रैक्टिस करें दोस्तों, है ना। जैसे कि जामिया में मैं आपको बता दूँ, ऑब्जेक्टिव 40 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश और जीके को मिला के, 10 क्वेश्चन जो होंगे इंग्लिश के, और 30 क्वेश्चन जो आएंगे जीके से, है ना। ये ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उसकी बात कर रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पे। और कंपलसरी नहीं है, क्वेश्चन आगे पीछे ऑब्जेक्टिव बढ़ सकते हैं, परसेंटेज जो है। जो रिटर्न का पार्ट है, जैसे मैंने आपको ऐसे बताया था, लास्ट ईयर 3 ऐसे पूछे गए थे, 3 ऐसे पूछे गए थे, है ना। तो उसी तरीके से आपको प्रिपरेशन रखनी है, इसलिए आपको अपनी राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, राइट। तो आगे बढ़ें। तो चलो, आप ध्यान रखिएगा, आपको पूरी वीडियोस देखनी है, आपको पूरा पढ़ाई करना है, आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है। और कहीं भी कन्फ्यूजन हो, कुछ भी आपको लगता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई टॉपिक आपको लगता है कि आपको बिल्कुल नहीं समझ में आया, या मैंने कवर नहीं किया है, आपको लगता है कि आपकी क्यूरोसिटी है उसको समझने में, आप बेझिझक मेरे से पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि सर इस टॉपिक पे आप ज़रूर बताएं। और ऑलमोस्टली आप सबके बिना कहे, बिना रिक्वेस्ट के, मैंने ऑलमोस्ट सारे एस्पेक्ट को कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो में देखते हैं स्पोर्ट के बारे में। थोड़ा सा हम बैकग्राउंड को में देखेंगे कि स्पोर्ट का कल्चर क्या रहा है यहाँ पे, उस तरीके से, है ना। अब देखा जाए
तो स्पेन जो है ये डोमिनेटेड किससे है, फुटबॉल से, है ना। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फुटबॉल इस तरीके से लिखा हुआ है, बट फुटबॉल जो है यहाँ पे बहुत ही फेमस है। और कैसे, जो ला लीगा है ना, एक टाइप का आप प्रोफेशनल एक लीग है, प्रोफेशनल लीग है ना कंट्री की, बहुत ही फेमस है ना, इंटरनेशनल लेवल पे भी। और देखा जाए काफ़ी अटेंशन होता है। यहाँ की जो दो फेमस इंटरनेशनल फुटबॉल टीम है, रियल मैड्रिड एंड एफसी बार्सिलोना, है ना, ये ट्रेडिशनली द मोस्ट सक्सेसफुल टीम्स हैं। देखा जाए तो बहुत ही सक्सेसफुल टीम है ये दोनों टीम के नाम याद रखने हैं, और ला लीगा क्या है वो भी, इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं आगे भी समझाऊंगा। और एक और स्पोर्ट है टेनिस, है ना, काफ़ी फेमस है, इनके बारे में भी हम समझेंगे, थोड़ा सा डिटेल में भी अच्छे से समझेंगे। आप सभी ने अगर करंट अफेयर आपने डिस्कस किया होगा, पढ़ा होगा, कभी सुना होगा, कोई भी बच्चा जो इंटरेस्ट रखता होगा टेनिस, फुटबॉल, आई मीन स्पोर्ट रिलेटेड न्यूज़ में, करंट अफेयर्स में, उन्होंने राफेल नडाल के बारे में ज़रूर सुना होगा, है ना। ये काफ़ी लीडिंग पर्सनालिटी हैं टेनिस में। और यहाँ पे एक और गेम है साइकिल रेसिंग, है ना, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट मेजर स्पोर्ट है, बट जो फ्रांस में है ना। साइकिल रेसिंग एक फेस्टिवल होता है, और आप सभी ने पढ़ा है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ज़रूर बनता है, आप उस फेस्टिवल का नाम बताएं जो एवरी ईयर एनुअली सेलिब्रेट होता है, सेलिब्रेट बोल लो, या उसको हेल्ड किया जाता है फ्रांस में, है ना। तो उस फेस्टिवल का नाम बताएं। काफ़ी इजी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और रिक्वेस्ट ये है कि आप सभी लोग गूगल की हेल्प ना लें इस बार, आप सभी ने पढ़ा है उसको रिकॉल करने की कोशिश करें, अपने नोटबुक की हेल्प ले सकते हैं अगर आपने लिखा हुआ है, नहीं तो आपको कमेंट वीडियो को पॉज करके पहले अटेम्प्ट करना है। जो है ना, पूछा क्या है क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है। वो एनुअली साइकिल रेसिंग टूर्नामेंट बोल सकते हो, टूर्नामेंट तो नहीं है, प्रोग्राम है, और काफ़ी कवर करता है फ्रांस को इंटायरली, है ना। वो काफ़ी लंबे टाइम तक के लिए साइकिलिंग करते हैं लोग। तो उस फेस्टिवल बोल सकते हो, उस स्पोर्ट का नाम आप बताओगे क्या है, ठीक है। और देखा जाए ये जो रेस है ना, ये बिगेस्ट स्टेज रेस है कहाँ, यूसीआई प्रो टूर, है ना। इसको आप खुद पढ़िएगा, हो सकता है मैं इसके बारे में, हो क्या सकता है मैं नहीं बताऊँ यूसीआई प्रो टूर के बारे में, आप लोग खुद पढ़ें। ये आपके लिए होमवर्क है ना। मैं पढ़ाता इनके बारे में, हालांकि मैं ला लीगा, रियल मैड्रिड, एफसी बार्सिलोना, राफेल नडाल के बारे में बताऊंगा, हो सकती है कुछ एक आध पर्सनालिटी और हों जो उनके बारे में आपको समझाऊंगा, बट ये आपको होमवर्क रहेगा, ठीक है। ये इसके बारे में आपको खुद पढ़ना है, और मुझे बताना है कमेंट में कि आपने क्या पढ़ा है। सभी के लिए कंपलसरी है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। यूसीआई प्रो टूर है क्या, मुझे नहीं पता, आप मुझे बताओ। मुझे पता हो या ना हो ये भी नहीं कंसर्न है, बट कंसर्न ये है कि आप कितना अच्छा रिसर्च करके कितने अच्छे पॉइंट्स लिख सकते हैं यूसीआई प्रो टूर के बारे में, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने बताया था, चलो आपने देख लिया होगा, अ, यहाँ पे अगर किसी ने नोटिस किया हो तो यहाँ इस स्लाइड में लिखा हुआ है जिस टूर के बारे में बात कर रहा था, जो कि फ्रांस में होता है साइकिलिंग रेसिंग के लिए। आप देखते हैं ला लीगा क्या है ना। तो इसका जो नाम है द कैम्पियोनेटो नेशनल de लीगा de प्रीमेरा डिवीजन, है ना, कॉमनली नोन एज सिंपली ला लीगा एंड ऑफिसली ला लीगा, ऐसे लिखा हुआ है। आपको दिखने में भी फ़र्क दिख रहा होगा, ये है लोगो, आप देख रहे होगे ला लीगा कैसे लिखा हुआ है, और सिंपली ऐसे ला लीगा भी बोलते हैं, ऑफिसली ला लीगा ही है। हो सकता है स्पेनिश में इसको किसी और तरीके से प्रोनाउंसिएशन करते हों, ला लीगा संतांदर, है ना, लिखा हुआ है ना, इस तरीके का लोगो है। फॉर इम्पोर्ट स्पॉन्सरशिप रीजन, ये ऐसा क्यों है, स्पॉन्सरशिप करने के लिए। और थोड़ा सा स्टाइल किया गया है ला लीगा को। और ये एक मेंस का टॉप प्रोफेशनल फुटबॉल डिवीज़न है ऑफ द स्पेनिश फुटबॉल लीग सिस्टम का। इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, सिंपली मैड्रिड स्पेन में। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा ला लीगा क्या है। ला लीगा तो सिंपली आपको समझना है कि एक ये लीग है ना, फुटबॉल सिस्टम लीग, और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, मैड्रिड में। तो इतनी सी बात आई होप आपको समझ में आई होगी। मैं आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पे एक टीम के बारे में हम
डिस्कस करेंगे रियल मैड्रिड, है ना जी। तो ये रियल मैड्रिड क्लब भी लिखा मिलेगा, द फुटबॉल ऐसे। तो ये एक स्पेनिश फुटबॉल क्लब है, कॉमनली रिफर्ड एज रियल मैड्रिड। इसमें जो प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब है ये कहाँ की बेस्ड है, ये मैड्रिड। मैड्रिड क्या है आपको पता होगा, स्पेन की कैपिटल है। कैपिटल में ही बेस्ड है, यहाँ के जो प्रोफेशनल है कैपिटल बेस्ड होते हैं। काफ़ी फेमस क्लब है, ठीक है। ये है उनका लोगो, रियल मैड्रिड सीएफ का। इस तरीके से लोगों पे इतना ध्यान है, बस मैं लोगो इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपके ये जो इवेंट हम रन कर रहे हैं, जो भी हम पढ़ रहे हैं, एक तरीके से पिक्चराइज हो आपके माइंड में, तभी आपको याद रहेंगे रियल मैड्रिड सीएफ, है ना। आगे बढ़ें। अब है एफसी बार्सिलोना। नाम से ही पता चलता है कि कहाँ की टीम होगी ये बार्सिलोना। बार्सिलोना मैंने आपको बताया था, है ना, कैटालोनिया का जो कि कैपिटल है। तो इसको कॉमनली रेफर्ड किया जाता है एज बार्सिलोना एंड कोलोलोक्वली, है ना, नोन एज बारसा। और ये भी एक स्पेनिश फुटबॉल क्लब है जो कि बेस है कहाँ पे, बार्सिलोना में। दैट कम्पीट इन ला लीगा, द टॉप फाइट ऑफ स्पेनिश फुटबॉल, जो कि कम्पीट करते हैं किसमें, ला लीगा, जो कि वहाँ की प्रीमियर लीग है। तो काफ़ी टॉप टॉप टीमें हैं, जो हमने दो टीमों को डिस्कस किया है, एफसी बार्सिलोना एंड रियल मैड्रिड। ये उनका लोगो है एफसी बार्सिलोना का, आप देख लीजिएगा और समझिएगा। इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ और जानकारी जुटानी है चाहिए तो आप इंटरनेट की मदद से ले सकते हैं। अगर कुछ स्पेसिफिक आपको जानना है, आपको मेरे से पढ़ना है, आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, मैं ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया था, हम राफेल नडाल के बारे में, ये क्यों इम्पोर्टेंट है ये समझना है। राफेल नडाल तो हर कोई पढ़ा होगा, है ना। इम्पोर्टेंट क्यों है ये आपको समझना है, ये न्यूज़ में क्यों रहते हैं, क्योंकि और भी तो बहुत सारे हैं जो टेनिस प्लेयर हैं, है ना, तो उनको भी देखेंगे। तो ये एक स्पेनिश प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर है, पहली बात तो। और ये रैंक करते हैं वर्ल्ड नंबर 3 बाय द एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल, है ना, एटीपी ऐसी एक रैंकिंग होती है, मैं आपको दिखाऊंगा। और उनकी साइट्स पे जाके मैं लिंक भी दूंगा, आप और भी प्रोफेशनल प्लेयर के बारे में जान सकते हैं। एटलीस्ट 1 to 5 या 1 to 10 आप देख सकते हो कौन कौन से हैं। एटलीस्ट 1 to 3 तो आपको देखना ही चाहिए, ठीक है। हैज़ बीन रैंक नंबर 1 इन द एटीपी रैंकिंग फॉर 209 वीक्स, इतने टाइम के लिए। एंड हैज़ फिनिश्ड एज द ईयर एंड नंबर 1 5 टाइम्स। अब ये जो ग्रैंड स्लैम्स वॉन सिंगल्स टाइटल जो मिलता है ग्रैंड स्लैम का, इनको कितने टाइटल्स मिले हुए हैं टोटल, 20 टाइटल। इसलिए फेमस है दोस्तों, सिंगल टाइटल जीता हो। अभी आपको ग्रैंड स्लैम्स नहीं समझ में आ रहा, तो ग्रैंड स्लैम्स को भी हम समझेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई एक मैच आपने जीत लिया तो आपको ग्रैंड स्लैम मिल गया, है ना। यहाँ पे आ, 4 चीज़ें हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा, जो 4 इंटरनेशनल ग्रैंड स्लैम्स हैं, उनको आपको देखना है, ठीक है। अभी जैसे मैं एटीपी रैंकिंग के बारे में बात कर रहा था, सिंगल्स और डबल्स भी होते हैं, बट हम यहाँ पे सिंगल्स देखने वाले हैं। इनकी जो रैंक है अभी मैंने हाल ही में चेक की थी, रैंक 3 पे हैं राफेल नडाल, है ना। ऐसे हैं, ये है इनकी पिक्चर। और ये आप स्पेन का फ्लैग भी देख रहे होगे, है ना, बीच में कोट ऑफ आर्म भी है। आगे देखते हैं। और यस, आपके मन में ये भी आया होगा क्वेश्चन, नंबर 3 पे तो रैंक करें, फर्स्ट पे कौन है। ये भी काफ़ी पॉपुलर प्लेयर है। बस मैं यहाँ पे फ्लैग आपको दिख रहा होगा ना, मैं आपसे बस क्वेश्चन करके जा रहा हूँ। ये जो प्लेयर है नोवाक डोजोकोविक, ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये क्वेश्चन आपसे है। और ये अभी एटीपी जो रैंकिंग है, इनका रैंक 1 है, ठीक है। अब ये रैंक कैसे कैलकुलेट होता है ये आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, चाहते हो तो आप देख सकते हो, पॉइंट्स के बेस पे रैंक होते होंगे, सिंगल टाइटल है। और जानकारी चाहिए atptour.com, इस पे जाके आप इनके सारे रैंकिंग देख सकते हो, कौन कौन से प्लेयर हैं, किस रैंक पे हैं, और उनके बारे में अधिक जानकारी जुटा सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक जानकारी चाहें आप मेरे से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हम राफेल नडाल के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जो कि रैंक 3 पे थे एटीपी रैंकिंग से।
इसीलिए मैंने यहाँ पे सोचा कि आपको मैं जो फर्स्ट रैंकिंग है उनके बारे में भी बताऊँ। ठीक है, अब आते हैं ग्रैंड स्लैम के बारे में, डिस्कस करते हैं। तो ग्रैंड स्लैम क्या है? ये टेनिस टूर्नामेंट होते हैं। पूरे वर्ल्ड में 4 इंटरनेशनल ग्रैंड स्लैम्स हैं जो कि होते हैं। विंबलडन जो कि ब्रिटेन में होता है, ठीक है। और ये अलग अलग टाइप के ग्राउंड पे प्ले किया जाता है, खेलते हैं लोग। जैसे क्ले होता है, यानी ग्रास का होता है, ऐसे ही होता है। तो आपको इसके बारे में समझना है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है अगर आप देखें तो अगर टर्म देखें ग्रैंड स्लैम, जो रेफर करता है अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ विनिंग ऑल 4 मेजर चैंपियनशिप, है ना। जब मैं बोलूँ कि इन्होंने 20 की सिंगल टाइटल हासिल किए हैं ग्रैंड स्लैम को जीत के, इसका मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने सिर्फ विंबलडन जीता है या ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है, द फ्रेंच ओपन जीता है उन्होंने, द यूएस ओपन जीता है ना टेनिस में। ये चारों टूर्नामेंट आपको जीतने होते हैं, तब आपको ग्रैंड स्लैम का टाइटल मिलता है, ठीक है। तो वही बात है, यहाँ पे लिखा हुआ है चैंपियनशिप ऑफ ऑस्ट्रेलिया का, फ्रांस का, ब्रिटेन का जो विंबलडन है ना, और यूनाइटेड स्टेट का आपको जीतना पड़ता है इन द सेम कैलेंडर सीजन। ऐसा नहीं है कि इस साल आपने विंबलडन जीता, नेक्स्ट ईयर आपने ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर थर्ड ईयर में फ्रेंच ओपन को जीता, देन यूएस ओपन को आप फोर्थ ईयर में जीत रहे हैं तो आपको ग्रैंड स्लैम का टाइटल मिलेगा। ऐसा नहीं है, आपको एक ही कैलेंडर सीजन में आपको ये पूरे अचीव करना है ना। द फीट हैज़ बीन अचीव 6 टाइम बाई 5 डिफरेंट प्लेयर, है ना। अलग अलग प्लेयर के द्वारा ये अचीव किया जाता है। और हम लोग ग्रैंड स्लैम, जो मैं अभी आपको समझा रहा था वही बात लिखी हुई है, जो ग्रैंड स्लैम है इसको कॉमनली मिसयूज या अलग तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि लोग सोचते हैं कि एनी वन ऑफ द 4 मेजर टूर्नामेंट से अगर आप जीत जाते तो आपको ग्रैंड स्लैम का टाइटल मिल जाता है। ऐसा नहीं है, आपको ये चारों ग्रैंड स्लैम आपको जीतने होते हैं टूर्नामेंट, विंबलडन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, द फ्रेंच ओपन, द यूएस ओपन। जाहिर सी बात है, 3 में तो आपको कंट्री का नाम पता चल रहा होगा। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन ऑनेस्टली ऑस्ट्रेलिया में होता है, फ्रेंच ओपन फ्रांस में होता है ना। इसका ऑफिशियल नेम भी है, ये कभी कभी पूछा जाता है। फ्रेंच ओपन का ऑफिशियल नाम बताएं तो ये लिखा हुआ है लोगों पे, रोलैंड गैरोस, पेरिस। तो जाहिर सी बात है पेरिस में होता है। यूएस ओपन यूएस में होता है ये टेनिस टूर्नामेंट, है ना। आई होप आपको ग्रैंड स्लैम क्या होता है आज क्लियर हो गया होगा। जिन बच्चों को पता होगा वेरी वेल, है ना। तो जिनको पता है तो बस उनके लिए क्वेश्चन मैं छोड़ के जा रहा हूँ। आप सभी को बताना है जितने भी ये ग्रैंड स्लैम है किस टाइप के क्ले पे, किस तरह के ग्राउंड पे ये खेला जाता है। जैसे कि मैंने अभी बताया था क्ले पे, है ना, ग्रास पे, ऐसे ही और भी हैं, है ना। तो वो चीज़ें आपको बतानी है कि किस तरीके कि उनको, हालांकि प्लेग्राउंड नहीं बोल सकते, इनको कोर्ट बोलते हैं ना। तो किस टाइप का कोर्ट होता है जहाँ पे ये टेनिस खेलते हैं लोग, है ना। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और था मेरे माइंड में कि ये स्टार्ट तो हुआ था ग्रैंड स्लैम एंड ऑल, सभी नंबर 3 पे थे, 1 पे थे। तो सबसे पहला वो फर्स्ट पर्सन कौन था जिसने ग्रैंड स्लैम चारों जीता था, जिसने अपने नाम किए हुए थे ग्रैंड स्लैम। तो ये एक अमेरिकन टेनिस प्लेयर हैं जिनका नाम है जॉन डोनाल्ड बज, है ना। ये ये क्या थे? ये मोस्ट फेमस एज द फर्स्ट प्लेयर थे, है ना, ऑफ एनी नेशनलिटी, मेल या फीमेल आप देख लीजिए। और ये अभी भी ओनली अमेरिकन मेल हैं जिन्होंने जीता है 4 टूर्नामेंट्स, है ना, ग्रैंड स्लैम जिसको आप बोल सकते हो, इन अ सिंगल ईयर, है ना। ये पहले अमेरिकन हैं और अभी भी ये हैं जिन्होंने चारों जो टूर्नामेंट हैं और एक ही सेम ईयर, कैलेंडर ईयर में इन्होंने ग्रैंड टूर्नामेंट को जीता और अपने नाम ग्रैंड स्लैम को किया था। और कब किया था? इन 1938 में, है ना। ये फर्स्ट प्लेयर रहे थे जिन्होंने जीता था 4 मेजर चैंपियनशिप इन 1 ईयर, है ना। तो इनके बारे में बता करके जान के रखिए, मैं बता रहा हूँ। और ऐसा इसलिए क्योंकि ज़रूरी नहीं आपसे पूछा जाए। ओवरऑल क्या होता है
कि ये चीज़ें जब आपको पता होगी, थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉलेज होगी, तो आप बैकग्राउंड नॉलेज को इकट्ठा कर करके जो बोलते हैं ना इंटेलिजेंट गैस करना, तुक्का मारना, तो वहाँ पे आपको मदद मिलती है ना। कभी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया तो आपको मदद मिलेगी समझने में। और सारे इवेंट को एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ोगे, जोड़ के पढ़ोगे, तो आप कभी भी कोई चीज़ नहीं भूलने वाले हो। बशर्ते यही है कि आप ध्यान से पढ़ें, जब भी वीडियो देखें एकांत में रहें। पढ़ने के बाद मुश्किल से 30 या 40 मिनट की वीडियोस होती, कोई सी एक आध होगी जो 1 घंटे की वीडियो होगी मेरी, इससे बड़ी नहीं होगी। आप पूरा देखिए, अपने नोट्स बनाएं और खुद भी थोड़ा सा रिसर्च करें, क्यूरोसिटी लाएं। अगर मैंने ग्रैंड स्लैम के बारे में बताया तो ग्रैंड स्लैम के बारे में और भी जानकारी अगर आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे गाइड भी हूँ आपका। मैं आपको गाइड भी करता रहूँगा टाइम टाइम, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो इसीलिए तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ और आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। अब वहाँ का एक और मेजर स्पोर्ट है, और वैसे तो इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, बट कुछ चीज़ें हैं जो मुझे डिस्कस करनी थी, है ना। क्योंकि स्पेन का हर जो रीजन है पर्टिकुलर, तो स्पेसिफिक है, किसी न किसी फेस्टिवल से रिलेटेड है, जाना जाता है, काफ़ी रिच है, या किसी न किसी स्पोर्ट से रिलेटेड। तो बुल फाइटिंग आप सभी ने सुना होगा, और शायद ही कोई बच्चा होगा जिसने बुल फाइटिंग के बारे में ना सुना, है ना, जिसको ना पता हो। तो सॉरी, ये यहाँ पे गलती से मिस्टेक हो गया है और यहाँ पे टेक्स्ट नहीं चेंज हुआ है। तो मैं बुल फाइटिंग के बारे में आपको समझाता हूँ। तो जो मुझे समझाना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये एक स्पोर्ट होता है इस तरीके का, आपने ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा देखी होगी। उसमें क्या करते हैं, बुल को पीछे से छोड़ दिया जाता है और काफ़ी लोग भागते हैं। ये एक टाइप का फेस्टिवल है। ये कैसा फेस्टिवल है, इसको बोलते हैं फिएस्टा दे सैन फर्मीन। तो इसको सैन फर्मीन के नाम से भी जानते हैं, फेस्टिवल होता है। यहाँ पे देख रहे होगे, यहाँ पे बुल फाइट भी होता है, और लोगों को ये जो बुल्स हैं लोगों के पीछे छोड़ दिए जाते हैं, और है ना, और लोग भाग रहे होते हैं। तो इस तरीके का है ये, बुल फाइटिंग होती है वहाँ पे। और जो मुझे इम्पोर्टेंट था, जो आपको रीजन समझाना था, और पहले तो ऑफिशियल अगर आपसे पूछा जाए इस फेस्टिवल का नाम क्या है बुल फाइटिंग का, तो आपको ये सैन फर्मीन आपको नाम याद रखना है। और कहाँ पे होता है, पैम्पलोना में। आपको मैंने बताया था ना पहले भी, जब मैं मैप करा रहा था, कुछ मेजर मेजर सिटीज़ के मैंने नाम बताए थे और बोला था आप थोड़ा थोड़ा इन सभी शहर के बारे में जानें और जानकारी लें। हालांकि मैंने सारे जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं वो कवर कर दिए हैं। अगर कोई एक आध सिटी रहती है, अगर आपको लगता है कि यहाँ के बारे में आपको जानना है, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं ज़रूर पढ़ाऊँगा। अब मुझे बस ये शहर आपको मैप कराना है स्पेन में, पैम्पलोना का है। हालांकि मैंने पहले भी दिखाया, बट मैं आपको दिखाता हूँ। ये नदर्न साइड में है। तो अभी चलो हम सैंड फर्मिन पहले समझ ही लेते हैं, फिर चलो पहले हम मैप करते हैं। ये अगर आप देखेंगे नदर्न में स्पेन के फ्रांस है ना। यहाँ पे पायरनीज माउंटेन्स हैं, रेंज है, जो कि बाउंड्री, नेचुरल बाउंड्री फॉर्म करती है। ये है बे ऑफ बिस्के, और इसके वेस्ट में है पोर्चुगल। ये जो यहाँ तक मैं कर्सर कर रहा हूँ, ये पूरा स्पेन का एरिया है, ये मत समझना है, बस यहीं तक है, ठीक है। ये मैड्रिड आपको शहर दिख ही रहा होगा, कैपिटल जो है स्पेन का। बार्सिलोना आपको दिख ही गया। यहाँ पे है पैम्पलोना, है ना। तो इसी शहर में ये फेस्टिवल होता है, फेस्टिवल ऑफ सैन फर्मिन, है ना। मेडिटेरेनियन सी है। ये भी जो छोटे छोटे बेलरिक बोल सकते हो आइलैंड है, ये भी बिलोंग करते हैं स्पेन को। यहाँ पे भी एक छोटा सा पार्ट है सिचुआ करके, सिचुआ बोल सकते हो, ये भी स्पेन को बिलोंग करता है। और थोड़ा सा इधर साउथ में आएंगे, आई मीन ये जो कुछ अफ्रीकन कंट्री, अफ्रीका के वेस्ट में कैनरीज आइलैंड है, ग्रुप ऑफ आइलैंड, वो भी बिलोंग करती है स्पेन को। और ये जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, है ना, जो कि नैरो पासेस है, जो दो लैंड मासेस को आपस में कनेक्ट करती है। और यहाँ पे जिब्राल्टर एक शहर भी है छोटा सा, जो कि यूके को बिलोंग करता है। क्यों करता है वो मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। जो ये सैन फर्मीन जो फेस्टिवल है, ये 1 वीक का होता है, और इसको इसको सेलिब्रेट किया जाता है एनुअली। कहाँ, कौन से शहर में, मैंने आपको पैम्पलोना बता ही दिया। यहाँ पे आपको हमेशा सेंट्रल जो ये कैपिटल है, यहाँ से रिलेट करके देखना है सारे शहर को, मैड्रिड में, ठीक है। और जो कि मैंने बताया था कौन से रीजन में, नवारे, जहाँ पे पैम्पलोना है।
नदर्न ऑफ स्पेन, है ना, स्पेन के नदर्न में, इन नदर्न स्पेन में, सॉरी। तो ये कब से स्टार्ट होता है? ऑलमोस्टली अराउंड 6 जुलाई को स्टार्ट होता है और कंटिन्यू रहता है मिडनाइट तक। कब तक? 14 जुलाई तक, अराउंड 1 वीक का होता है ये फेस्टिवल। फायरवर्क्स भी होते हैं, लोग सेलिब्रेट करते हैं, पॉपुलर सॉन्ग भी गाते हैं, सोब्रे देमी, है ना, इस सॉन्ग एट द एंड। तो आपको अगर सुनना है सोब्रे देमी, ये आप लोग सुन सकते हैं, प्ले कर सकते हैं यूट्यूब पे जस्ट इस वीडियो के बाद। तो जैसे मैंने आपको बताया था ना, गलियों में इन सांड को सांड बोल सकते हो या बुल बोल सकते हो, लोग दौड़ रहे होते हैं गले में, ये देख रहे होगे ना, रेड कलर का हैंकरचीफ समथिंग कुछ लपेटा होता है, पहने होते हैं और आगे भागते हैं, बुल्स इनके पीछे छोड़ दिए जाते हैं। तो एक टाइप का इनके लिए इंटरेस्टिंग गेम होता है, एडवेंचरस होता है, तो है ना, तो इसलिए ये चीज़ आपको समझनी है। तो आई होप ये आपको स्पोर्ट समझ में आ गए होंगे, जो इम्पोर्टेंट स्पोर्ट थे मैंने आपको समझा दिए हैं। अब बचता बस पार्ट आपका ये है कि आपको पढ़ना है पेंटर्स, है ना, पेंटिंग्स, और कुछ जो महान ऑथर्स हैं, बुक्स हैं, उनके बारे में, है ना, ये लास्ट में हम आप डिस्कस करेंगे। तो आज की बस इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो डू लाइक एंड शेयर कमेंट। अगर आप किसी भी ग्रुप में ज्वाइन भी हैं जहाँ पे आप बहुत सारे ऐसे ग्रुप होते हैं जहाँ पे बच्चे ज्वाइन किए होते हैं, अगर आपको लगता है शेयर करनी चाहिए वीडियो, आप ज़रूर से शेयर कर सकते हैं। सो अगर आपके माइंड में स्टिल कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है स्पेन से रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन, हिस्ट्री, जियोग्राफी, फेस्टिवल्स, स्पोर्ट्स, है ना, आप पूछ सकते हो मेरे से कमेंट सेक्शन में। आपको सबसे पहले कमेंट में पूछना है, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मैं पुनीत तिवारी साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।